हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बीते हफ्ते की बातों से, जो 24 से 28 अप्रैल तक का था। इस हफ्ते मार्केट ने हाईएस्ट एवर क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग दी है। सिर्फ 3 दिनों की नेगेटिव क्लोजिंग दी है पूरे महीने में। पूरे महीने में एक भी बड़ा गैप नहीं दिया है मार्केट ने। ऐसा मार्केट वंस इन अ वाइल देखने को मिलता है। सो वी आर लकी कि हम लोगों ने इस अप्रैल महीने में काफी अच्छा मार्केट देखा है। एफआईआई ने पूरे महीने में 2407 करोड़ की बाइंग की है गुरुवार तक। इस बीते हफ्ते में एफआईआई ने सडन यू टर्न करते हुए बुधवार और गुरुवार को 2250 करोड़ और 1650 करोड़ की बाइंग करके सबको चौंका दिया है। फ्राइडे के फिगर्स अभी तक रिलीज नहीं हुए, इसीलिए इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। एचडीएफसी बैंक में 8% का उछाल देखने को मिला सोमवार के सत्र में, क्योंकि आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को अपना स्टेक एचडीएफसी लाइफ में बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। विप्रो में भी बायबैक की खबरों के बाद से ही अच्छा उछाल देखने को मिला है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी 27% तक का उछाल दिया है उनके मार्जिन्स में, और उनका नेट प्रॉफिट 30% तक बढ़ गया है। इससे कंपनी के शेयरों में सोमवार को अपटर्न देखने को मिला। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर में एमडी और सीईओ मैथ्यू जॉर्ज के इस्तीफे की खबर से मंगलवार को स्टॉक 12% तक लुढ़क गया था। अब प्रोमित घोष एमडी और सीईओ बन गए हैं। इप्का लैब्स में भी 10% तक की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। खबर है कि यूनिकेम लैब्स में 33.38% का स्टेक 1034 करोड़ में खरीदेगी। यूनिकेम लैब्स के लिए 440 करोड़ का 440 रुपए के भाव से ओपन ऑफर भी देंगे, लेकिन इतने रिच वैल्यूएशंस पे अधिग्रहण करने की वजह से इप्का लैब्स में एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने में मिली। अमेरिकन मार्केट पर अब सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि वहां पर महंगाई के आंकड़े और जीडीपी के फिगर्स आएंगे। उसी के बेस पर 3 मई को जो फेड की मीटिंग है उसका डिसीजन बेस्ड होगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का। अमेरिकन मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के रिजल्ट्स Q3 EPS 2.45% डॉलर आया है वर्सेस $2.24 एक्सपेक्टेड। रेवेन्यू $52.9 बिलियन वर्सेस $51.12 बिलियन एक्सपेक्टेड। कंपनी का रेवेन्यू में स्पाइक आया है उनके इंटेलिजेंट क्लाउड बिजनेस से। वहीं अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी जो है उनका भी प्रॉफिट क्लाउड बिजनेस के कारोबार से पहली बार आया है। उनका Q1 EPS $1.17 वर्सेस 1.08 एक्सपेक्टेड, और रेवेन्यू $69.8 बिलियन वर्सेस 68.87 बिलियन एक्सपेक्टेड आया है। गूगल ने $70 बिलियन का बायबैक भी अनाउंस किया है। रेमंड इन दिनों में काफी सुर्खियों में है। रेमंड का लाइमलाइट में रहने का रीजन, कंपनी ने के नरसिम्हा मूर्ति को 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। मूर्ति लार्ज कॉर्पोरेट के सिस्टम इंप्रूवमेंट और कॉस्ट रिडक्शन के लिए जाने जाते हैं। कंपनी ने अपना एफएमसीजी कारोबार भी बेच दिया है गोदरेज कंज्यूमर को। अब कंपनी का डीमर्जर भी अनाउंस हुआ है, जिससे कि रेमंड लाइफस्टाइल डीमर्ज एंटिटी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होगी। अमेरिका का बैंकिंग संकट फिर से गहराने की नौबत लग रही है। फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक का शेयर बुधवार के ट्रेडिंग में 50% तक लुढ़क गया था, जो कि निचले सर्किट पर था, और उसकी ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। दूसरे दिन भी ये 20% तक की गिरावट के साथ में शुरुआत हुई। वहीं अमेरिका में गूगल पर, ये एक बहुत दिलचस्प खबर है, अमेरिका में गूगल पर हाउ टू बाय गोल्ड सबसे ज्यादा सर्च किया गया अप्रैल महीने में, जो ये दर्शाता है कि अमेरिकन लोगों को बैंक से ज्यादा अब गोल्ड पर ज्यादा विश्वास होने लगा है। एक खबर में शुगर के बारे में है। इस्मा इंडियन शुगर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि शुगर का प्रोडक्शन ड्रॉप होगा इस साल में, जो 3.40 करोड़ टन से घटकर 3.28 टन करोड़ रहेगा। शुगर के भाव ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। इस साल ऑलरेडी यहां पे बताएंगे कि राइस का भी प्रोडक्शन कम है और शुगर का भी प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से दोनों कमोडिटी के भाव ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। गुजरात से एक खबर है। गुजरात सरकार ने गुजरात बेस्ड सरकारी कंपनीज के लिए पॉलिसी ट्वीक की है। उनके मुनाफे का 30% या नेटवर्थ का 5%, जो भी ज्यादा होगा उतना डिविडेंड देना होगा। बायबैक के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अगर 2000 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ है तो बायबैक लाना मैंडेटरी होगा।
इसके बाद से गुजरात बेस्ड सरकारी कंपनियों के अंदर में आग ही लग गई। जीएसएफसी जीएमडीसी 20% के अपर सर्किट पे लग गए थे और बाकी गुजरात बेस्ड सरकारी कंपनियों में भी अपना जलवा दिखाने की भरपूर कोशिश की। निफ्टी 150 पॉइंट्स बढ़कर 18,065 पर आ गया है। वहीं बैंक निफ्टी 43,233 यानी 233 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 61,112 पॉइंट पर 463 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब बनने वाले इंडेक्स की बात करें, जिसमें सबसे पहले है निफ्टी पीएसयू, निफ्टी मीडिया, निफ्टी आईटी, जो करीब करीब 1.5% से 2.5% तक बढ़े हैं। घटने वाले इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें कोई भी इंडेक्स नहीं है। इस बार का रिकॉर्ड है, एक भी इंडेक्स लाल निशान पर बंद नहीं हुआ है। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों की बात करें, आरवीएनएल रेलवे विकास निगम 41% बढ़ा है। जीएसएफसी इंडिया बुल रियल एस्टेट 27 से 30% तक बढ़े हैं। एमआरपीएल बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक 15 से 18% तक बढ़े हैं। वहीं घटने वाले शेयरों की बात की जाए तो ब्राइटकॉम ग्रुप अगेन 22%, जो कि लोअर सर्किट लगता है पूरे वीक का, वो इस बार भी लगा रहा। वो स्टॉक कंटिन्यूसली एक महीने से ऊपर हो गया है, नीचे का सर्किट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। इप्का लैब्स, क्रॉम्पटन रीव्स, आवास फाइनेंसर्स 12 to 15% की गिरावट। वहीं गोदरेज कंज्यूमर्स, मेक मनी फाइन, वोल्टास ये 6 to 9% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अब अपने अगले हफ्ते की बात करते हैं, जो 2 से 5 मई तक का है। अप्रैल सीरीज अपने उच्चतम स्तरों पर बंद हुई है, जिसका मतलब है तेजी की पोजीशन छोड़ी नहीं गई है। एफआईआई ने कंटिन्यूसली इंडेक्स फ्यूचर्स में तेजी बनाकर रखी है। बेयर्स को हर लेवल पर सौदा काटने के लिए मजबूर किया गया है। इस अप्रैल सीरीज में करीब 1100 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखने मिली है, जो कि 4 महीनों में 2000 पॉइंट की गिरावट के बाद आई है। उसका 50% लॉस अब तक कवर हो गया है अप्रैल सीरीज में। अब बाजार थोड़ा ओवरबॉट पोजीशन की तरफ बढ़ गया है, तो यदि बाजार में अगर कोई थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज होता है तो घबराने की बात नहीं लग रही है मार्केट में। अभी मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप का जलवा अभी भी बना हुआ है। ऑटोज और फाइनेंशियल के जो स्टॉक्स हैं इस तेजी की अगुवाई किए हैं, लेकिन आईटी स्टॉक्स, जो मेजर आईटी स्टॉक्स हैं, खास करके इन्फोसिस 10 से 15% तक की डाउनफॉल इस मार्केट में देखने में मिली है इस महीने में। अब मे सीरीज का सेटअप जो है वो काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है, जहां पर इंडेक्स पर लॉन्ग की पोजीशन है जो तेजी दर्शा रहा है। वहीं मार्केट में 1100 पॉइंट की रैली के बाद मार्केट थोड़ा ओवरबॉट भी लग रहा है। दूसरी ओर मार्केट की कहावत है, सेल एवरीथिंग इन मे एंड गो अवे। मार्केट के पहले हफ्ते में फेड की जो मीटिंग है वो काफी अहम है, जिसमें 0.25% बढ़ने की आशंका है। लेकिन मार्केट कमेंट्री पे सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा इस बार। यदि कोई भी ऐसा इंडिकेशन आता है रेट पॉज का, वो मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है, या एक कोई डॉविश कमेंट्री हो जाए, ये मार्केट के लिए काफी बेहतर है। मार्केट का नेक्स्ट वीक जो है वो ट्रंकेटेड वीक है, जिसमें सोमवार को 1 मई को महाराष्ट्र डे के अवसर पर छुट्टी रहेगी, तो 4 ही ट्रेडिंग सेशंस है। नेक्स्ट वीक के लिए 1 से 3 मई को सिंगापुर मार्केट बंद रहेंगे। वहीं 3 से 5 मई को जापान मार्केट बंद रहेंगे। वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मेमोरियल डे है, ग्रीनरी डे है और चिल्ड्रंस डे है। मई 3 अब बुधवार की बात करें, जो कि खास अहम दिन है। इस दिन फेड की मीटिंग है इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर में। रॉयटर्स के पोल के हिसाब से 0.25% हाइक और फिर इस साल नो मोर हाइक्स होने की संभावना ज्यादा है। वहीं फेडरल फंड्स रेट्स फ्यूचर्स के हिसाब से इस बार पॉज हो सकता है और नो मोर फेड रेट हाइक्स की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पोल के हिसाब से रेट कट प्रोबेबली सितंबर मंथ से शुरू होने की बात कही जा रही है। ये हमारी तरफ से फंडामेंटल एनालिसिस है दादा। अब आप बताएं कि आपको टेक्निकली मार्केट क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 1.5 से लेके 5.5 का बीच में टेक्निकली क्या क्या चीज उभर के आ रहा है और क्या चीज हम लोग देख रहे हैं टेक्निकली। हालांकि 1 में मंडे को छुट्टी है, बाजार मंथली और वीकली क्लोजिंग हो चुका है। मेरा बाईं तरफ है
वीकली निफ्टी एवं दाईं तरफ है डेली स्पॉट निफ्टी। पहले वीकली निफ्टी के ऊपर गौर करते हैं। जिस हिसाब से 18,000 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग हुआ है और काफी बड़ा व्हाइट कैंडल बना है, ये एक पॉजिटिव का निशानी है। सामने में जो दिख रहा है ये मल्टीपल टॉप एरिया है, ये जो ब्लू लाइन है, दैट मीन्स अराउंड नंबर 18,300 is a major resistance at the as per the weekly chart is concerned। जो पॉजिटिव चीज हुआ है, लास्ट वीक में हम लोग बात किया था कि ये जो मूविंग एवरेज के जो लाइन है, दो लाइन 13 और 26, इसका इस बार क्रॉसओवर हुआ है। बट ये क्रॉसओवर का मतलब ये नहीं है कि ये इंडेक्स भागते ही जाएगा। ये क्रॉसओवर का मतलब एक पॉजिटिव बिहेवियर चेंजेस हो रहा है प्राइस एक्शन के अंदर। एनी टाइप ऑफ रिएक्शन नीचे की तरफ, क्योंकि बाजार थोड़ा सा ओवरहीटेड है, 18,300 के ऊपर बाजार जा पाता है कि नहीं पाता है ये तो वक्त ही बताएगा। बट ये एक सामने रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस फेस करके बाजार थोड़ा करेक्टिव आता है नीचे की तरफ, वो बाजार के लिए अच्छा संकेत हो सकता है। वीकली में और जो चीज मेजर डेवलपमेंट हुआ है वो है वीकली एमएसीडी। वीकली एमएसीडी इज कंसर्न, इसका जो स्लोप था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था और बेयर जोन से लास्ट वीक का क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए, दिस इज द फर्स्ट टाइम ये पॉजिटिव जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया है। एमएसीडी का जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग का मतलब ही है ये बुल ग्रिप का निशानी हो। हालांकि मंथली क्लोजिंग हो चुका है, दैट मीन्स एक बार मंथली अगर हम लोग चेक कर लें कि मंथली का स्लोप जो निफ्टी के अंदर, वो स्लोप अभी तक चेंजेस नहीं हुआ है, वो स्लोप अभी भी नेगेटिव भी है लेकिन पॉजिटिव जोन में है। आप देखना ये पड़ेगा कि ये जो वीकली चेंजेस हुआ है, क्या ये मंथली चेंज पे कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, वो तो मंथ एंड के हिसाब से ही बता पाएंगे। तो मई महीना अभी पूरा महीना रहेगा, मई महीना हिस्टोरिकल है, इसलिए सामने जो रेजिस्टेंस है 18,300, ये काफी हद तक हम लोग को देखना चाहिए कि इसके ऊपर क्लोजिंग आता है क्या नहीं आता है। अगर क्लोजिंग आता है तो ये एक पॉजिटिव निशानी होगा, और अगर फिजल आउट होकर नीचे की तरफ आता है तो ये जो ब्लैक कैंडल का लो है, दैट मीन्स 17,550 17,500 काफी मजबूत सपोर्ट एरिया का हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। अब चलिए डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं निफ्टी का हाल हकीकत क्या है। डेली चार्ट में मैं इन्वेलप ड्रॉ किया हूं। इन्वेलप इसलिए ड्रॉ किया हूं, उसके साथ आरएसआई भी है। कॉन्फ्लुएंस क्या है, जब जब आरएसआई ओवर सोल्ड की तरफ आता है, अगर वो इन्वेलप के लोअर बैंड में है तो हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक कर सकता है। बार बार यही चीज हुआ है। इस बार आरएसआई ओवर बॉट में है और एनवलप के अपर बैंड में हम लोग का आसपास निफ्टी क्लोजिंग हुआ है और मल्टीपल टॉप भी है सामने। तो थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा धीरज रख के, सामने की जो गति दिखा रहा है निफ्टी, वो किस हद तक जा पाता है वो गौर करना चाहिए, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी 70 के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मोमेंटम रुक जाएगा, लेकिन एक सावधानी लेना चाहिए एज पर द चार्ट इज कंसर्न। क्योंकि अगर ये चार्ट फिर से रिएक्शन करके नीचे की तरफ आता है और ये सब जोन में आता है तो ये फिर से हेल्दी हो सकता है एज पर द चार्ट इज कंसर्न। और बाकी पैटर्न बता रहे हैं ये चार्ट कितना पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये था निफ्टी डेली और वीकली का बात। अब चलिए हम लोग बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, जो निफ्टी के कंपेयर में काफी अच्छा मजबूती दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है, सामने में ये ब्लू लाइन है मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया, उसके बाद नया हाई। और बैंक निफ्टी जिस हिसाब से क्लोजिंग हुआ है, ये क्रॉस डाउन नहीं हुआ था, वहीं से घूम के फिर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट इज कंसर्न, एमएसीडी का स्लोप अपवर्ड भी है और
जैसे मंथली एमएसीडी निफ्टी के अंदर चेंजेस नहीं हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो स्लोप नेगेटिव की तरफ आ रहा था डाउनवर्ड, वो रिवर्स होके अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करने का कोशिश किया है। अब देखना ये पड़ेगा कि ये मंथली कंटिन्यू होता है कि नहीं, लेकिन पिक्चर जो है वो पॉजिटिव पिक्चर है। वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए, बैंक निफ्टी अगर कहीं ये टॉप के ऊपर क्लोजिंग होता है, दैट मींस 44,150, तो बैंक निफ्टी को एक नया दिशा दिखा सकता है एज पर द प्राइस इज कंसर्न। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी जिस हिसाब से बंद हुआ है, ये भी स्लाइटली ओवरबॉट जोन में है। लास्ट वीक में भी हम लोग बात किया था, वहां से भी ओवरबॉट जोन की तरफ भाग चुका है। तो ये थोड़ा ज्यादा ओवरबॉट है, और ये जो एनवलप है, एनवलप का अपर बैंड के आसपास हम लोग पहुंच रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच एट हायर लेवल लेना चाहिए मंगलवार से जो ट्रेडिंग शुरू हो रहा है। तो ये था बैंक निफ्टी का वीकली और डेली। अब हम लोग और एक निफ्टी, बैंक निफ्टी को छोड़ के और एक इंडेक्स के ऊपर गौर करेंगे, क्योंकि उसका चार्ट भी थोड़ा चेंजेस लग रहा है। क्या है वो चार्ट, चलिए देखते हैं। मैं यहां पर मूविंग एवरेज भी ड्रॉ नहीं किया हूं। यह है निफ्टी फार्मा इंडेक्स स्पॉट, बार चार्ट में ऊपर है। आफ्टर ए डाउनवर्ड फॉल धीरे धीरे हर इंडेक्स की तरफ ये इंडेक्स भी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, जिस हिसाब से फार्मा स्टॉक के अंदर रैली बना है। नाउ ये एक इनसाइड बार बना चुका है। तो ये जो पहला जो बार है लास्ट के पहले, वो जो 21/4 को बंद हुआ था, वहां पर जो हाई है 12,688, दैट मीन्स 12,700, और नीचे में 12,350। ये रहेगा अपसाइड ट्रिगर और डाउनसाइड ट्रिगर का जगह। अगर ये ऊपर की तरफ चलता है तो हो सकता है इसका अंदर एक मोमेंटम बन सकता है इंडेक्स के अंदर, और अगर ये लो तोड़ के नीचे आता है तो मोमेंटम फिर से एक बार रिएक्शन में नीचे आ सकता है। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड पूरा हफ्ता और पूरा महीना ये निफ्टी फार्मा का जो चार्ट बन रहा है, इसके अंदर जो जो स्टॉक है और ये फार्मा, दोनों को ही हम लोग को नजर रखना चाहिए। तो ये था मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फार्मा। अब चलिए हम लोग स्लाइड में देख लेता है नेक्स्ट वीक में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। थैंक यू दादा, आपने जो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो विश्लेषण किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और हमारे दर्शकों को बहुत हमेशा से पसंद आता है। दादा, यहाँ पे एक अडानी समूह के ऊपर में एक रिपोर्ट है। अडानी समूह ने फिर से $80 करोड़ का लोन लेने की बात सामने आ रही है। ये ऐसे समय में आ रही है जब अडानी समूह अपने पूरे ग्रुप के जो डेट है उनको कम करने में लगा हुआ है, उनको प्रीपे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया लोन जो है वो अपने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के लिए उठा रहे हैं, उसका एक्सपांशन करने के हिसाब से। सुमिटोमो बैंक, मित्सुई कॉर्पोरेशन, स्टैंडर्ड चार्टर्ड PLC, ये लोन के लिए उच्च स्तरीय बातचीत इन बैंकों से चल रही है। वहीं सिटी यूनियन बैंक का गुरुवार को शेयर 6% तक उछल गया।
उछलने के लिए खबर थी कि आरबीआई ने इनके एमडी और सीईओ को 5 साल का एक्सटेंशन दिया है। दादा अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पे आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, प्लीज बताएं दादा। आज हम लोग जो तीनों स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, एक है एस्ट्रा माइक्रोवेव, इंडस टावर एंड केटीके बैंक। बिकॉज द बैंकिंग इंडेक्स का कंसर्न, उसी हिसाब से इस स्टॉक को भी आज चुना है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो टेक्निकल चीज उभर के आ रहा है वही हम लोग बात करेंगे वीकली क्लोजिंग होने के बाद। दिस टाइप ऑफ क्लोजिंग आफ्टर ए डाउनवर्ड जो करेक्शन था, ये कंप्लीट करने के बाद ये पहला क्लोजिंग आया है, काफी बढ़िया क्लोजिंग। अब देखना ये चाहिए कि ये जो क्लोजिंग के बाद अगर रिएक्शन करके प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जाता है तो ये काफी अच्छा होता है, लेकिन ये जो करेक्शन कंप्लीट हुआ है उसके बाद प्राइस एक्शन जिस हिसाब से बना है और उसके अंदर जो वॉल्यूम है, इसीलिए ये स्टॉक को नेक्स्ट वीक से ये रेडार में रखना चाहिए। दिस टाइप ऑफ करेक्शन करने के बाद ये स्टॉक हमेशा ही एक मोमेंटम बनता है। इस बार भी ये बनने का कोशिश तो कर रहा है वीकली चार्ट, वीकली क्लोजिंग के होने के बाद, बट मूविंग एवरेज का जो स्लोप है वो अभी तक घुमा नहीं। दैट्स वाई लिटिल बिट वेट एंड वॉच करके इसके ऊपर नजर करना चाहिए। दैट मीन्स घर पे आप लोग जो स्टॉक रेडर में रखते हैं, स्टॉक के जो रेडर लिस्ट होता है उसके अंदर डालिए, और बाकी चीज भी इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर और भी आप लोग देख रहे हैं वो भी गौर कीजिए। अदर्स इंडिकेटर इज कंसर्न, एमएसीडी का स्लोप चेंजेस हुआ है जो कि काफी बढ़िया चेंजेस है। वीकली के हिसाब से देखा जाए, आरएसआई हायर हाई फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। सामने में ये जोन जो रहेगा, इसके ऊपर अगर मोमेंटम क्रिएट होता है तो ये काफी अच्छा मोमेंटम माना जाएगा। और स्टोकेस्टिक्स ऑब्वियसली थोड़ा फास्ट मूवर है, ये थोड़ा ओवरबॉट जोन में है। देखना ये चाहिए कि थोड़ा सा कूल डाउन होता है उसके बाद रैली फिर से होता है, या कूल डाउन होके कहाँ सपोर्ट लेता है वो देखना चाहिए। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मैं इस स्टॉक के ऊपर रेडार डालूंगा, और मेरा जो वॉच लिस्ट होता है उसमें मैं जरूर इसको गौर करेंगे और वॉच करेंगे क्या बिहेवियर और क्या डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इंडस टावर। इस स्टॉक का जो प्राइस चार्ट है, जो हिस्ट्री है, यहीं से रैली बना था और बार बार यही पर सपोर्ट लेके घूमने का कोशिश कर रहा है। मैं घूमने का कोशिश कर रहा है इसलिए क्यों बोल रहा है कि वीकली क्लोजिंग यहां पर हुआ है, ट्रेंड लाइन अभी तक डाउन ट्रेंड ही है, इसके ऊपर जाना चाहिए। दैट्स वाइज थोड़ा अर्ली स्टेज में मैं ये स्टॉक के ऊपर आप लोग के साथ बात कर रहा हूं। देखना ये चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देके लगातार बिहेवियर ठीक हो रहा है, नहीं तो फिर से फिजल आउट हो रहा है। बट एनी क्लोजिंग बिलो दिस ब्लू लाइन, इस स्टॉक के अंदर फिर से एक डाउनवर्ड जो ट्रेंड है वो दोबारा प्रोग्रेस हो सकता है। दैट्स वाई वेरी इंटरेस्टिंग जगह में ये स्टॉक है। रिवर्सल का तो निशानी मिला है एज पर द कैंडलस्टिक चार्ट इज कंसर्न, बट ये फॉलो अप होता है कि नहीं होता है वो गौर करना चाहिए। अदर्स इंडिकेटर्स एंड पैरामीटर्स इज कंसर्न, एमएसीडी लिटिल बिट चेंजेस तो हुआ है, ऑब्वियसली दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन। आरएसआई एंड स्टोकेस्टिक्स ओवरसोल्ड से घूमने का कोशिश तो किया है, अब फॉलो अप बाइंग जब तक नहीं होगा तब तक ये फ्रूटफुल नहीं हो सकता। तो इस स्टॉक को भी मैं इसीलिए रेडार में रखने का कोशिश करेंगे, और आप लोग को भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि ये स्टॉक भी रेडार में रखिए, इंडस टावर। नेक्स्ट स्टॉक जो है केटीके बैंक, दिस टाइप ऑफ रैली, साइडवेज मूवमेंट, वैल्यूएशन जोन को रिटेस्ट किया, काफी हद तक एक ही जगह में कंसोलिडेशन चल रहा है। अब देखना ये चाहिए इस स्टॉक के अंदर फिर से मोमेंटम बिगिनिंग होता है कि नहीं होता है। अगर ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनता है तो पहला जो साइन है वो है 141 के ऊपर क्लोजिंग। जब तक इसके ऊपर नहीं होता है तब तक मुश्किल है। अदर्स इंडिकेटर इज कंसर्न, एमएसीडी का स्लोप स्टिल डाउन ट्रेंड, अपटिक नहीं हुआ है। स्टोकेस्टिक्स इज कंसर्न, नीचे से घूमने का कोशिश कर रहा है। दिस इज अ फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल, बट होगा कि नहीं होगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड आप लोग को देखना चाहिए। दैट मीन्स पूरा वीक इस स्टॉक के ऊपर नजर रखिए, क्योंकि हर कोई बैंकिंग स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव बायसनेस बना है। दैट्स वाई मैं इस स्टॉक को इस लिस्ट में डालने का कोशिश किया कि ये नेक्स्ट वीक से मेरा लिस्ट में रहेगा, बट ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काइंडली आप लोग घर पे ये सब स्टॉक को देख के, चार्ट को देख के, कृपया करके उसके ऊपर नजर डालिए, पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर देखिए, उसके बाद कोई डिसीजन
ले सकेंगे या ले सकते हैं। तो आज ये तीनों स्टॉक था, एस्ट्रा माइक्रो, इंडस टावर एंड केटीके बैंक। देखते हैं नेक्स्ट 3 to 6 मंथ इस स्टॉक का बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आता है नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। तो ये था आज का तीनों स्टॉक। दादा थैंक यू सो मच। आपने जो तीनों स्टॉक का विश्लेषण किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये तीनों का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। दादा L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के शेयर में एक अच्छी तेजी देखी गई थी। इस कंपनी का रिजल्ट ट्रेडर्स को काफी पसंद आया। इसके बाद से सारे मिड कैप टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर में एक तेजी देखी गई थी। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ दादा 15 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ का इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। 4326 करोड़ का ये आईपीओ साइज है, जिसमें 4 करोड़ शेयर मौजूदा इन्वेस्टरों की तरफ से ये बेचा गया है। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए एक तरह से एग्जिट ऑप्शन की तरह इसको एफपीओ के माध्यम से रिलीज किया गया है। दादा अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जहां पे आप अपने ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। प्लीज बताएं दादा। दादा थैंक यू सो मच। आपने जो सारे ब्रेकआउट स्टॉक्स का जो सेटअप बताया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे इन्वेस्टर्स हमेशा वो सेटअप देखकर ही अपने आगे आने वाले जो उनके सौदे हैं उसको ध्यान में रखकर ही कोई ना कोई सौदा लेते हैं। दादा 29 अप्रैल को फाइनेंशियल की बड़ी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें कोटक बैंक, आईडीएफसी बैंक और आरबीएल बैंक के रिजल्ट शामिल हैं। दादा एक रिलायंस कैपिटल पे न्यूज है। इंडसइंड बैंक के मालिक हिंदुजा ग्रुप ने अनिल अंबानी की कंपनी, दिवालिया कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए सेकंड राउंड में 9,650 करोड़ की बोली लगाई है। सबसे ऊंची बोली है ये। पहले राउंड में टोरेंट इन्वेस्टमेंट ने 8,640 करोड़ की एक बोली लगाई थी, लेकिन सेकंड राउंड में टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स और सिंगापुर बेस्ड ओक ट्री ने हिस्सा नहीं लिया है। तो इस हिसाब से अभी सबसे हाईएस्ट बोली हिंदुजा ग्रुप की है और शायद हिंदुजा ग्रुप इसका स्वामित्व लेने में कामयाब रहेगा। नेक्स्ट सेगमेंट में अब चलते हैं, जहां पर हमारा एक डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं और हमारे व्यूज शेयर करते हैं। हमारे जितने भी ट्रेडर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, वो अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, उनकी सोच समझ के हिसाब से ही उनका ट्रेड लें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।